नमस्कार। शिक्षा सदन में आप आज मेरे साथ नागार्जुन की काव्य भाषा का अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है और संप्रेषण का साधन भी। नागार्जुन की कविता एक साथ इन दोनों लक्ष्यों को साधती है। उनके लिए कविता केवल आत्माभिव्यक्ति नहीं, कोटि कोटि जन के संघर्षमय जीवन की गाथा भी है। वे बगैर लाग लपेट के स्वयं को जन कवि बतलाते हैं। उन्होंने इस जन के लिए उसी की भाषा में लिखा है। उनकी कविता जन की भाषा में रचा गया जन का आख्यान है। वे विविध भाषाओं के प्रकांड विद्वान होते हुए भी सामान्य जन भाषा को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं। वे विषय के अनुरूप भाषा का चयन करते हैं। नागार्जुन की काव्य भाषा के विविध रूप और वर्ण हैं। वे सुधी पाठकों के लिए भी कविता लिखते हैं और आम जनता के लिए भी। उनका भाषा संसार संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, खड़ी बोली, मैथिली से लेकर लोकमानस की आवरणहीन ठेठ गंवई भाषा तक विस्तृत है। इसके अतिरिक्त उन्हें बंगाली, गुजराती, पंजाबी भाषाओं का भी ज्ञान था। उन्होंने सिंगली और तिब्बती वाङ्मय का भी गहन अध्ययन किया था। विविध भाषाओं का ज्ञान उनकी कविता के लिए वरदान सिद्ध हुआ। नागार्जुन की कविता में काव्य भाषा के भी अनेक रूप हैं। पहला है प्रकृति वर्णन की कविताओं की काव्य भाषा, जैसे कालिदास सच सच बतलाना, बादल को घिरते देखा है आदि की भाषा। दूसरा है सामाजिक समस्याओं से जुड़ी हुई कविताओं की भाषा, जैसे मन करता है, प्रेत का बयान या अकाल और उसके बाद आदि की काव्य भाषा। तीसरा है राजनीतिक व्यंग्य की कविताओं की काव्य भाषा। चौथा है आंदोलन धर्मी कविताओं की काव्य भाषा, जहाँ कविता की भाषा अखबार की भाषा की तात्कालिकता को छूती नजर आती है। और पांचवा तथा अंतिम है गीतों की काव्य भाषा, जहाँ वे विद्यापति के गीतों की स्मृति को जगाते हैं। शब्द संपदा की यदि हम बात करें तो नागार्जुन की शब्द संपदा अतुलनीय है। वे किसी एक भाषा के शब्दों तक सीमित नहीं रहते। उनकी चहलकदमी देसी विदेशी भाषाओं के संसार में चलती रहती है। जहाँ जिस शब्द का प्रयोग उन्हें सटीक लगता है, वे बेहिचक उस शब्द का प्रयोग करते हैं। एक ही कविता में विविध भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करना उनकी विशेषता है। उदाहरण स्वरूप उन्होंने अपनी कविता जयति नखरंजनी में संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, देशज सभी स्रोतों के शब्दों का प्रयोग सहजता से किया है। सामने आकर रुक गई चमचमाती कार, बाहर निकली वासक सज्जा युवतियां, चमक उठी गुलाबी धूप में तन की चंपई कांति, तिकोने नाखूनों वाली उंगलियां, सुर्ख नेल पॉलिश, कीमती रिस्ट वॉच, अंगूठियों के नग, कानों के मणिपुष्प, किंचित कपचे हुए सघन नील कुंतल, सब कुछ चमक उठा, महक उठा वायुमंडल, तरल त्वरित गति थी, ललित थी भंगिमा। करीब के पार्टी कैंप तक जाकर पूछ ली अपनी क्रम संख्या। तत्पश्चात आगे बढ़ी पोलिंग बूथ की ओर। आ रहा था डालकर वोट एक अधेड़। उंगली की जड़ में चमक रहा था काला ताजा निशान। ठमक गए सहसा बेचारियों के पैर, हाय इतने सुंदर हाथ हो जाएंगे दागी। इस कविता में आम बोलचाल की खड़ी बोली के बीच, जहाँ संस्कृत के वासक सज्जा, कांति, मणिपुष्प, किंचित, नीलकुंतल, वायुमंडल, तरल, त्वरित, गति, ललित, भंगिमा, तत्पश्चात, रुचिबोध, नग, क्रम संख्या, क्षण भर, नखरंजनी, दृग, अंजनी, भक्त भ्रम भंजनी, नवयुग निरंजनी जैसे तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए हैं, वहीं उर्दू के नाखून, सुर्ख, कीमती, महक, करीब, ताजा, निशान, दागी जैसे शब्दों के प्रयोग भी हैं। कपचे हुए, अधेड़, ठमक गए, हाय, छी जैसे ठेठ देसी प्रयोगों के साथ साथ कार, नेल पॉलिश, रिस्ट वॉच, पार्टी कैंप, पोलिंग बूथ, बैलेट पेपर, स्टार्ट, फैशन जैसे अंग्रेजी के शब्दों का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया गया है। शब्दों के इस घालमेल से जिस व्यंग्य की रचना कविता में की गई है, वह नागार्जुन की भाषा का अपना खास फ्लेवर है। उनकी बहुत सी कविताओं में भाषा का यह मिला जुला रूप सामने आता है। यही वजह है कि उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों की भरमार
नागार्जुन की कविताओं में है। मुगालता, हुकूमत, नफ़ाखोर, मुस्तैद, कातिल, फिजूल, हकीकत, यक ब यक, मंसूबा, हमदर्द, आजमाइश, उस्ताद, जिक्र, दरमियान, जालिम, आवाम, तुनुक मिजाज, बदजुबान, मर्जी मुताबिक, सिपहसालार, गुफ्तगू, अरसे, कामयाब आदि अरबी फारसी के शब्द नागार्जुन की भाषा को समृद्ध करते हैं। कहीं कहीं पूरी की पूरी पंक्तियाँ उर्दू शैली में भी मिलती है। हम सफ़र को सलाम, हम सफ़र को सलाम, सूबा ए बिहार के जौहर को सलाम। अंग्रेजी शब्दों के लोक प्रचलित रूपों का इस्तेमाल बड़ी खूबी से नागार्जुन करते हैं। भाषा को लेकर जो बेफिक्र बेलौस अंदाज उनका है वह उनकी खासियत है। कविता फ्रेंच सू में वे कहते हैं, बाल डांस में उनसे हम टकराए, काकटेल में घुल मिल कर मुस्काए, चले गए ऑस्ट्रिया युवक उत्सव में, विश्व शांति का सौरभ ही ढोलाए। कुछ कुछ कविताओं के तो शीर्षक ही अंग्रेजी में हैं, जैसे प्लीज एक्सक्यूज मी, फेस टू फेस, सेंटिमेंट, डेमोक्रेसी की डमी, माय डियर दद्दू हमारे, डियर तोताराम, कणिका माय डियर, नर्सरी राइम, नॉन वेजिटेरियन आमदनी, लिट्टी इंटरनेशनल, एटम बम, पुलिस अफसर, खड़ी है ट्रेन, एक्शन में आ गए हैं, लीडर अपोजिशन का आदि। इसके अतिरिक्त पोस्ट ग्रेजुएट, डेविएशन, वॉय, पब्लिक, ब्यूरोक्रेसी, एम्बुलेंस, एग्रीमेंट, प्रूफ रीडरी, ड्यूटी, ऑनरेबल, प्लीज, क्लास, स्लोगन, सोशलिस्ट, एनिडेयर, एनी टाइम, सर्कुलर, कॉलेज जैसे अनेक शब्द जो हिंदी भाषी जनता प्रयोग करती है वे नागार्जुन के लिए भी त्याज्य नहीं है। ऐसे शब्द प्रयोगों से भाषा में स्वाभाविकता के साथ साथ व्यंग्यात्मकता का भी संचार हुआ है। खिचड़ी भाषा का यह आस्वाद ही उनकी काव्य भाषा की एकमात्र पहचान नहीं है, जहाँ नागार्जुन अपने भीतर के गहन राग बोध को, प्रकृति के मनोरम रूपों को कविता में चित्रित करते हैं। वहाँ भाषा की एकदम भिन्न छवियाँ दृष्टिगत होती है। ऐसी कविताओं में उनकी भाषा संस्कृत की क्लासिक परंपरा का अनुसरण करती है। बादल को घिरते देखा है कविता में संस्कृत के दीर्घ सामासिक शब्दावली का सौंदर्य प्रकट होता है। संस्कृत भाषा का ज्ञान होने के कारण नागार्जुन ने कालिदास, भास, भवभूति आदि कवियों के काव्य का अध्ययन, मनन और अनुवाद किया है। उनका यह काव्यगत संस्कार भाषा में भी स्वतः अपने आप आ गया है। संस्कृत शब्दावली का प्रसंगानुकूल प्रयोग नागार्जुन की काव्य भाषा को अभिजात्य स्वरूप प्रदान करता है। उनकी कविता कालिदास की कुछ पंक्तियां द्रष्टव्य है। शिवजी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में धृत मिश्रित सूखी समिधासम कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दृग्ध धोए थे, कामदेव सच सच बतलाना रति रोई या तुम रोए थे। लेकिन इस प्रकार के बोझिल शब्दों से अधिक उनके यहाँ ठेठ गवई बोलियों के शब्दों का प्रयोग हुआ है। कला की अलंकृति से दूर आवरणहीन सपाट बयानी ही उनकी कविता में प्रमुख है। इनकी भाषा बोलचाल की भाषा है। इसमें लोक जीवन की शब्दावली बहुत है। इसमें कविता अधिक बोधगम्य व जीवंत प्रतीत होती है। बिना लाग लगपेट सीधी बेधड़क अभिव्यक्ति करते हुए नागार्जुन लिखते हैं, अपन तो भाई थेथर हैं, निर्लज्ज बेहया कठजीव, मरेंगे नहीं जल्दी। उनकी भाषा में पूर्वी हिंदी की बोलियों के शब्द बहुत हैं, जैसे डग, सुगबुगाई, अगहनी, परमान, हिरनौटा, कपार, बुकनी, टिकुली, पनीहा, टहलुआ, नाहक, सौर, अबेर सबेर, थूथन, जइयों, भेड़िया धसान, भागमंत, टटका, पतइयों, बाँचे, विस्तुया आदि। नागार्जुन की भाषा की मौलिकता और उर्वर कल्पना शक्ति प्रचलित शब्दों और मुहावरों में नया अर्थ भर देती है। वे शब्दों का प्रयोग करते हैं और नए शब्द भी रचते हैं। विशेषण गढ़ने में वे सिद्धस्थ हैं, जैसे कुबेर के छौने, चितकबरी चांदनी, नखरंजनी, वेतन सर्वस्व बुद्धिजीवी, सिंदूर तिलकित भाल, शब्दखोर, शब्द शिकारी, ग्रंथ कीट, धन पिशाच, युग नंदिनी, विज्ञापन सुंदरी, निरन्न जनता, छिनाल पुरवैया, घुटना टेकू समझौता, दक्षिणपंथी सोशलिस्ट, सिगार पाथी कुर्सीधर प्राचार्य आदि
इसी प्रकार शब्द युग्मों का प्रयोग भी उनकी भाषा में व्यंग्य की धार पैदा करता है, जैसे झूमता झामता, सांसद फांसद, कथित कथन, आदरणीय फादरणीय, रचना फचना इत्यादि। गालियों के प्रयोग में भी नागार्जुन किसी से पीछे नहीं है। नई नई गालियां ईजाद करने में वे सबसे आगे हैं। शोषणकारी साम्राज्यवादी शक्तियों को पोषने वाले व्यक्तियों के प्रति ये गालियां मुक्त कंठ से निकली है, जैसे ए हृदयहीन, ए नर पिशाच, ए कुत्ते, हिटलर की मौसी, मुसोलिनी की नानी, महामहिम महामहू उल्लू के पट्टे, लक्ष्मी वाहन, ढूढ़ीराज, निर्वीर्य, वृथा जन्मा, धनपतिगण आदि। इस प्रकार संस्कृत की अभिजात्य शब्दावली से लेकर देसी गालियां नागार्जुन की शब्द निधि में सहज ही शामिल है। रवानगी व पारदर्शिता उनकी भाषा की विशेषता है। सायास शब्द चयन की अपेक्षा प्रवाहमयता है। लय को बनाए रखने के लिए जो शब्द सटीक सार्थक लगता है उसका वे बेहिचक प्रयोग करते हैं। नागार्जुन तीव्र, सघन और पारदर्शी संवेदना के कवि हैं। भाषा का कोई पक्ष उनसे छूटा नहीं। व्यंग्य की तीक्ष्णता के लिए उन्होंने लोक प्रचलित मुहावरे व लोकोक्ति का भरपूर प्रयोग किया है। मुंह फेर लेना, वाहवाही में पड़ना, लकवा मारना, आए बाएं बकना, दुधारू गाय, लोहा मानना, पसीना पसीना होना, खिसक जाना, दुबक जाना, प्राण पखेरु उड़ना, डींगे मारना, बांग देना, धज्जी धज्जी उड़ाना, मंसूबा बांधना, चुल्लू भर पानी में डूबना, छतफाड़ ठहाका, टके की मुस्कान, न 3 में न 13 में, 9 दिन चले 2.5 कोस, गुठलियों के दाम आएंगे, मगरों के आंसू, लोकतंत्र के मुंह पर ताला, चूर चूर घमंड, राजा थे बन गए रंक, रत्ती भर भी मोह न था, खाज मिटाना, कोढ़ी कुबेर, पाप का भरा घड़ा, सांप को दूध पिलाना, मुंह की खाना, सोशलिस्ट बाबू भैया की कलई खुलती जाती है। अब जैसे ढेर मुहावरे और लोकोक्तियाँ उनकी भाषा में लाक्षणिकता का चमत्कार और व्यंग्य की फटकार उत्पन्न करते हैं। प्रतीक भाषा में वे अर्थ का विस्तार करते हैं। इससे उनकी गहनता व सर्वग्राह्यता में वृद्धि होती है। नागार्जुन के यहाँ प्रतीकों का भरपूर प्रयोग है। पूंजीवादी, साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी, तानाशाही, शोषणकारी, दमनकारी शक्तियों के प्रतीक रूप में उन्होंने हिटलर, मुसोलिनी, आइजनहावर, जॉनसन आदि को प्रस्तुत किया है। इन ऐतिहासिक व्यक्तियों को वे उपनिवेशवादी, क्रूर, शोषक सत्ता के प्रतीक मानते हैं। मोटी सलाखों वाली काली दीवार के उस पार शिष्ट संभ्रांत IAS ऑफिसर नहीं है। वहाँ तो हिटलर का नाती है, तोजो का पोता है, मुसोलिनी का भांजा है। दूसरी ओर स्टालिन, लेनिन, बुल्गानिन, क्रुश्चेव, चाव इनलाई, मार्टिन लूथर किंग आदि नामों को नागार्जुन की कविता में क्रांतिकारी नई जनशक्ति के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अपनी भू के पाप हरण हित पैदा होंगे उस धरती पर 10 लिंकन हो, 10 कैनेडी, 10 कैनेडी, हाँ 10 लूथर। पौराणिक पात्रों को आधार बनाकर भी उन्होंने अनेक रचनाएं लिखी है। पौराणिक प्रतीकों की युगानुरूप प्रस्तुति भाषा को नया स्वरूप प्रदान करती है। ऋजुवती विनयाव आज्ञापालक पुत्र को करके निर्वासित सुदीर्घ अवधि के लिए दशरथ ने चुकाई कीमत, वचन पूर्ति की। बिंब योजना के बारे में हम अब देखते हैं। बिंब धर्मिता नागार्जुन की भाषा की प्रमुख विशेषता है, जिसके कारण उनकी भाषा अधिक संवेद्य हो गई है। इंद्रियता बिंब का मूलभूत लक्षण है। इससे परिवेश, संवेदना और अनुभव मूर्त और जीवंत हो उठते हैं। नागार्जुन की भाषा में बिंब धर्मिता ने रंग, रूप, ध्वनि, स्वाद, स्पर्श, गंध सबको साकार और संवेद्य बना दिया है। बहुत दिनों के बाद अब कि मैंने जी भर तालम खाना खाया, गन्ने चूसे जी भर, बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब कि मैंने जी भर भोगे, गंध, रूप, रस, शब्द, स्पर्श सब एक साथ इस भू पर, बहुत दिनों के बाद। इस कविता में गांव के पूरे परिवेश का सौंदर्य एक साथ बिंबित है। पकी सुनहरी फसलों की मुस्कान, धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान, मौलसिरी के ताजे फूलों की गंध,
गन्ने और तालम खाने का स्वाद और गांव की पगडंडी की चंदन सी धूल का स्पर्श। प्रकृति पर लिखी नागार्जुन की कविताओं में दृश्य और श्रव्य बिंब वातावरण को सजीव बना देते हैं। दृश्य श्रव्य बिंब का एक उदाहरण दृष्टव्य है। धिन धिन धा, धमक धमक, मेघ बजे दामिनी, यह गई दमक मेघ बजे। इनमें मेघों की धमक और दामिनी की चमक के बिंब ने वर्षा के वातावरण को साकार कर दिया है। बादल को घिरते देखा है कविता में भी पर्वत प्रदेश के मेघमय वातावरण के सुंदर बिंब हैं। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अब हम अलंकार सौंदर्य की बात करते हैं। नागार्जुन की कविता में अलंकारों का अभाव नहीं है। उन्होंने इसका प्रयोग कहीं सायास नहीं किया है। सौंदर्य की छवि भरने में ये सहज ही उपस्थित हो गए हैं। अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति आदि शब्दालंकार भाषा में संगीतात्मकता उत्पन्न करते हैं। उपमा, रूपक, प्रतीप, उत्प्रेक्षा, अत्युक्ति आदि अर्थालंकार भाषा की अर्थ क्षमता का विस्तार करते हैं। नागार्जुन ने अलंकारों का प्रयोग चमत्कार के लिए नहीं वरन सौंदर्य की सहज अभिव्यक्ति के लिए किया है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे एकात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। इसमें शिशु की दंतुरित मुस्कान और उसके प्रति अपने स्नेह की सहज अभिव्यक्ति है। यहाँ भाषा अत्यंत सुंदर रूप में अलंकृत है। इन पंक्तियों में मुस्कान और जान में, जात और जलजात में, प्राण और पाषाण में अंत्यानुप्रास है। धूली धूसर परस पाकर में छेका अनुप्रास है। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात में रूपक अलंकार है तथा पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार का सौंदर्य दृष्टव्य है। इसी प्रकार कालिदास कविता की धृत मिश्रित सुखी समिधा सम कामदेव जब भस्म हो गया पंक्ति में कामदेव की तुलना धृत मिश्रित हवन सामग्री से की गई है। वह शिवजी के क्रोध की ज्वाला में उसी प्रकार भस्म हो गया था जैसे सूखी हुई घी मिश्रित समिधा यज्ञ कुंड में स्वाहा हो जाती है। यहाँ उपमा अलंकार का सारगर्भित प्रयोग है। नीलम की घाटी में उजला श्वेत कमल कानन है बांदा। पंक्ति में बांदा की खूबसूरती और धवलता को अभिव्यक्त करने के लिए नागार्जुन उसे श्वेत कमल कानन कहते हैं। यह रूपक अलंकार का उदाहरण है। रागात्मकता से परिपूर्ण कविताओं में नागार्जुन ने पारंपरिक सांस्कृतिक उपमानों का प्रयोग किया है। वहीं क्षोभ और आक्रोश प्रकट करने के लिए उनकी भाषा नए उपमान गढ़ती है। इसमें रागात्मकता पर ध्यान दीजिएगा। बताऊं कैसे लगते हैं दरिद्र देश के धनिक, कोड़ी कुटुंब तन पर मणिमय आभूषण। बताऊं कैसी लगती है पंचवर्षीय योजना, हिडिंबा की हिचकी सुरसा की जम्हा। नागार्जुन की एक अन्य प्रसिद्ध कविता है खुरदरे पैर। इसमें रिक्शा चालक के फटी पिवाई वाले खुरदुरे पैरों की तुलना वे विष्णु के वामन अवतार के पैरों से करते हैं। दे रहे थे गति रबड़ विहीन ठूठ पैडलों को, चला रहे थे एक नहीं दो नहीं तीन तीन चक्र। कर रहे थे मात त्रिविक्रम वामन के पुराने पैरों को, नाप रहे थे धरती का अनहद फासला, घंटों के हिसाब से ढोए जा रहे थे। वामन अवतार में विष्णु ने 3 पैरों से पूरी धरती को मापा था। इस मिथक की तुलना नागार्जुन 3 पहियों की रिक्शा को खींचते पैरों से करते हैं। ये पैर आजीविका कमाने के लिए लगातार धरती को नापते रहते हैं। कवि के दृष्टि में इन पैरों की महत्ता वामन के पैरों से अधिक है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग भी नागार्जुन की भाषा में खूब हुआ है, विशेष रूप से प्रकृति के सौंदर्य चित्रण में। इनकी भाषा प्रकृति को मानव से क्रियाएं करती चित्रित करती है। अभी अभी खिलखिलाकर हंस पड़ेगा कचनार, गुदगुदा उठेगा उसकी अगवानी में, अमलतास की टहनियों का पोर पोर। कहीं कहीं अमूर्त विषय वस्तु को भी उन्होंने मानवीकरण द्वारा मूर्त स्वरूप प्रदान किया है। सत्य को लकवा मार गया है, वह लंबे काठ की तरह पड़ा रहता है सारा दिन सारी रात।
वह फटी फटी आंखों से टुकुर टुकुर ताकता रहता है, सारा दिन सारी रात। कोई भी सामने से आए जाए, सत्य की सूनी निगाह में जरा भी फर्क नहीं पड़ता। इस कविता में सत्य जैसे शाश्वत जीवन मूल्य की आधुनिक परिवेश में स्थिति लकवा मारे हुए व्यक्ति से निष्क्रिय हो गई है। इस तथ्य का उद्घाटन नागार्जुन ने अत्यंत सशक्त भाषा में किया है। अब हम व्यंग पर देखते हैं नागार्जुन की क्या स्थिति है। व्यंग नागार्जुन की भाषा का प्राण है। इसकी धार ने सभी को पराजित किया है। नामवर सिंह कहते हैं, यह निर्विवाद है कि कबीर के बाद हिंदी कविता में नागार्जुन से बड़ा व्यंग्यकार अभी तक कोई नहीं हुआ। आज़ादी के बाद देश की राजनीतिक व्यवस्था का जो स्वरूप विकसित हुआ और आम जनता ने जिस तरह स्वयं को छला हुआ महसूस किया, उस स्थिति की पीड़ा ने नागार्जुन के मन पर गहरा घाव किया। वे स्वार्थी, शोषक, आतताई, छद्म राजनेताओं को बेनकाब करते हैं। कांग्रेस जन तो तेणे कहिए जे पीर आपनी जाने रे, पर दुख में अपना सुख साधे, दया भाव ना आने रे, तीन भवन में ठगे सभी को, शर्म न राखे केणी रे, टोपी कुर्ता धोती खद्दर, धन धन जनन तेणी रे। आज़ादी मिलते ही कांग्रेस ने अपना स्वार्थ साधना शुरू कर दिया। नागार्जुन ने इसकी पोल गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे की पैरोडी बनाकर खोला है। एक अन्य कविता मंत्र में उन्होंने वैदिक मंत्रों की शैली में समकालीन राजनीति के विद्रूप को उजागर किया है। कुछ पंक्तियां दृष्टव्य है। ओ शब्द ही ब्रह्म है, ओ शब्द और शब्द और शब्द और शब्द, ओ प्रणव, ओ नाद, ओ मुद्राएं, ओ वक्तव्य, ओ उद्गार, ओ घोषणाएं और भाषण और प्रवचन, और नारे और नारे और नारे और नारे। शब्द ही ब्रह्म है। इस वैदिक अवधारणा को उन्होंने वर्तमान संदर्भ में पार्टियों और नेताओं की घोषणाओं, चुनावी वादों, उद्घोषणाओं, नारों, आश्वासनों आदि का अर्थ देकर उसकी व्याख्या ही बदल दी। नागार्जुन की भाषा का खरा व्यंग्य उन्हें कबीर, भारतेंदु और निराला की परंपरा से जोड़ता है। प्रीत का बयान, शासन की बंदूक, मास्टर आए दिन बहार के, कर दो वमन, नाहक ही डर गई हजूर, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, तीनों बंदर बापू के आदि उनकी कविताएं व्यंग्य द्वारा वर्तमान राजनीति के चेहरे को बेनकाब करती हैं। नागार्जुन की कविता एक संवाद है। उनके लिए कविता केवल आत्माभिव्यक्ति नहीं, वह लोकमानस की पीड़ा का हाहाकार भी है। लोक की दुर्व्यवस्था के लिए वे राजनीति की स्वार्थपरक नीतियों को जिम्मेदार मानते हैं। उनकी अधिकांश कविताएं नेताओं को संबोधित है। एक तरफ गोरकी, गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, लेनिन, निराला को संबोधित कविताओं में उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं, तो दूसरी ओर जवाहरलाल, इंदिरा गांधी आदि को संबोधित कविताओं में व्यंग्य मिश्रित प्रश्नाकुलता है। जैसे, क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। मास्टर कविता की भाषा में भी नाटकीयता का पुट विद्यमान है। संवाद, द्वंद्व, संघर्ष पूरी कविता की भाषा को नाटकीयता प्रदान करते हैं। अरे अभी उस रोज वहां पर सरेआम जंक्शन बाजार में शिक्षा मंत्री स्वयं पधारे चमचम करती सजी कार में। ताने थे बंदूक सिपाही, खड़ी रही जीपें कतार में, चटा गए धीरज का इमृत, सुना गए बातें उधार में। सुनकर बात गुरुजी की, फिर हाँ हाँ बोले लड़के सारे, हम जब तक सुस्ता भी लेंगे आगे बढ़कर कुआं किनारे। यह कविता भाषा के माध्यम से रंगमंच रच रही है। दृश्य, संघर्ष, संवाद का ताना बाना आदि शिक्षा व्यवस्था के छल छद्म के नाटक को प्रस्तुत करता है। प्रेत का बयान, युद्ध का अंत, विज्ञापन सुंदरी, गुलाबी चूड़ियाँ, नथुने फूला फूला के, नेवला आदि कविताओं में नाटकीयता स्पष्ट दिखाई देता है। अब हम छंद, लय और तुकात्मकता की बात करते हैं। नागार्जुन ने छंदबंध और मुक्त छंद दोनों में अपनी कविताएं रची। उनका छंदों की शास्त्रीयता से बंधे रहने का ना तो कोई पूर्वाग्रह है और ना ही मुक्त छंद से उन्हें कोई परहेज है। उन्हें भाव के अनुरूप जहाँ जैसी जरूरत महसूस हुई वहाँ उन्होंने वैसा ही प्रयोग किया। नागार्जुन के काव्य में हमें दोहा, बरवय, हरिगीतिका, मंदाक्रांता,
कवित्त, सवैया आदि पारंपरिक छंदों का लयात्मक विधान देखने को मिलता है। उनकी आवेग प्रधान कविताओं में मुक्त छंद की प्रवाहमयता लक्षित होती है। नागार्जुन द्वारा रचित खंड काव्य भस्मांकुर बरवय छंद में लिखा गया है। सुनी बंधु की बात रहा गंभीर, दृष्टि सचेतन मुद्रित थे पर होंठ, लगता था कुसुमाकर परम प्रशांत। पत्नी के प्रतिवादों से उद्विग्न मदन समर्थन चाह रहा था और चाह रहा था माधव से कुछ शब्द, चाह रहा था ले वह इसका पक्ष। कबीर और रहीम के प्रिय दोहा छंद का प्रयोग भी नागार्जुन ने अत्यंत कौशल से किया है। जली ठूठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, बाल न माका कर सकी शासन की बंदूक। परंपरागत शास्त्रीय छंदों के समानांतर लय प्रधान मुक्त छंदों में भी उनकी भाषा का स्वरूप निकला है। गोरकी मखीम, श्रमशील जागरूक जग के पक्षधर असीम, धुल चुकी है तुम्हारी आशीष एशियाई माहौल में, दहक उठा है तभी तो इस तरह वियतनाम, अग्रज तुम्हारी 100वीं बरसगांठ पर। करता है भारतीय जनकवि तुमको प्रणाम। अतुकांत छंद मुक्त कविता के कई उदाहरण नागार्जुन के यहाँ हैं। साथ ही कविताओं में तुकांतता की भी भरमार है। मैं सुनता हूँ पुण्यात्मा बापू की कराह, मैं सुनता हूँ गोडसे गोत्रा की वाह वाह, मैं सुनता हूँ आहत जनमन की घुटी आह, मैं देख रहा अपनी लापरवाही अथाह, मैं देख रहा भारत माता की गात्रदाह, मैं देख रहा देसी प्रभु की कानी निगाह। इस कविता में 6 पंक्तियों का तुक मिला हुआ है। कराह, वाह, आह, अथाह, दाह, निगाह। इसी प्रकार अगली 6 पंक्तियों में ठहरा है, बहरा है, पहरा है, लहरा है, फहरा है, गहरा है में तुकांतता है। तुकांतता का आधिक्य जहाँ एक और भाषा में लयात्मकता और संगीतात्मक प्रभाव की रचना करता है, उनकी अनेक कविताओं में वाक्यांश या वाक्यों की आवृत्ति देखी जा सकती है। उदाहरण के लिए, चंदू मैंने सपना देखा उछल रहे तुम ज्यों हिरनौटा, चंदू मैंने सपना देखा भभुआ से पटना हूँ लौटा। चंदू मैंने सपना देखा इम्तिहान में बैठे हो तुम, चंदू मैंने सपना देखा पुलिस भान में बैठे हो तुम। इसी प्रकार लाइए मैं चरण चूमूं आपके कविता की हर दूसरी पंक्ति में यह वाक्य टीक की तरह दोहराया गया है। देवी अब तो कटे बंधन पाप के, लाइए मैं चरण चूमूं आपके, जित निभाई डग बढ़ाए नाप के, लाइए मैं चरण चूमूं आपके। वाक्यों या वाक्यांशों का यह आवर्तन केवल छंद को गति देने या यात्राएं पूरी करने के लिए नहीं है। इस दोहराव से नागार्जुन स्थिति की दयनीयता, विवशता, छटपटाहट या विद्रूपता को गहरे तक उतारते हैं। ऐसी कविताओं की गूंज देर तक पाठक के मन में रहती है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं, नागार्जुन की काव्य भाषा विविध आयामी है। वस्तुतः बहुभाषाविद होने और जीवन जगत के विस्तृत वितान पर फैले हुए अनुभवों के कारण उनकी भाषा की रेंज बहुत विस्तृत है। उसमें अमल धवल गिरी के शिखरों सी रम्यता है, तो फटी बिवाइयों वाले पैरों सा खुरदुरापन भी है। आधुनिक कविता की काव्य भाषा में जितने तरह के प्रयोग हो सकते थे, वे सारे प्रयोग नागार्जुन ने किए हैं। ये प्रयोग कृत्रिम नहीं है, बल्कि लोक और परंपरा से अर्जित हैं। उनकी भाषा में न तो परंपरा का बोझ है और न ही आधुनिकता की जटिलता। उनकी भाषा में संप्रेषणीयता का प्रवाह है, जो सामान्य जन को आकर्षित और प्रभावित करती है। लोक की चेतना में गहरे पैठ, राजनीति के छल छद्मों की सूक्ष्म पहचान, प्रगतिशील विचारधारा की प्रतिबद्धता, निडर मानस की बेखौफ फितरत, सभी को अभिव्यक्त करने में नागार्जुन की भाषा समर्थ है। नागार्जुन की काव्य भाषा की यह क्षमता ही उन्हें जन कवि बनाती है। उम्मीद है आप सभी को हमारा यह व्याख्यान अच्छा लगा होगा। यदि आप आगे भी इसी तरह के व्याख्यान सुनना चाहते हैं तो हमारा यह चैनल शिक्षा सदन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।